हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि हमें लोकल गवर्नमेंट की क्या जरूरत है, लोकल गवर्नमेंट के क्या एडवांटेज है, लोकल गवर्नमेंट क्या है और लोकल गवर्नमेंट का इंडिया में ग्रोथ कैसे हुआ। अब तक हमने ये पढ़ लिया है। अब जो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है 73rd एंड 74th। क्या क्या पढ़ना है? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ओके, तो हमारे ये समझ में आ गया। देखो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 1952 से ही प्रयास हो रहे हैं कि क्या कहते हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे लोकल गवर्नमेंट को डेवलप किया जाए। लेकिन फाइनली 1989 में जब क्या कहते हैं कि जैसा कि हमने पिछले भी बताया था, पीके थंगन कमेटी बनाई गई थी। फिर उसके बाद में एक कमेटी बनाई जाती है, गैडगिल कमेटी बनाई जाती है, जिसमें क्या कहते हैं कि कुछ बातें सपोर्ट में बताई जाती हैं कि हमें क्या क्या करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो मतलब कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखो, मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ी सी बात और बता देना चाहता हूँ जो थोड़ा सा हो सकता है कि आपके काम में आए। कि सबसे पहले क्या हुआ, राजीव गांधी, हाँ, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी एक। राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट, हाँ, इनकी गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी जी की। कब थी? 1989 के आसपास। ठीक है, 1989 में इन्होंने क्या किया था? 64th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था। 64th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था, किस लिए? ताकि पंचायती राज को क्या कर लिया जाए? कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जाए। पंचायती राज को क्या किया जाए? कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए। बट जैसा कि हमें पता है कि चाहे कोई भी अमेंडमेंट हो, उसको लोकसभा, राज्यसभा, इन सब से पार होना पड़ता है। लोकसभा से तो ये पास हो गया, बट राज्यसभा में ये पास नहीं हुआ। राज्यसभा में ये पास नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया, यानी कि 64th अमेंडमेंट पास नहीं हो पाया था। समझ आया कि नहीं समझ आया? जो 64th अमेंडमेंट करना चाहा, जिसका अप्रूवल कहाँ से नहीं मिल पाया था? राज्यसभा से। ठीक है, तो पहला चीज 1989 में पहली कोशिश फेल। फिर बीपी सिंह की, इसके बाद में जो गवर्नमेंट बनती है वो बीपी सिंह की गवर्नमेंट, बीपी सिंह की गवर्नमेंट बनती है, यानी कि तब प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जी। कौन थे? वीपी सिंह जी थे ये। इन्होंने क्या कहते हैं कि ना, ये नवंबर 1980 में, नवंबर 1989 की बात है, नवंबर 1989 की बात है। इन्होंने फिर से क्या कहते हैं कि इन्होंने सोचा कि, सॉरी, हाँ, 19 1989 या 1990 की बात है, शायद 1990 में। हाँ, 1990 में इन्होंने क्या किया, चीफ मिनिस्टर्स को मिला करके मीटिंग मीटिंग करी। मतलब कि सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को मिलाया, बुलाया और मीटिंग की कि हमें इसके ऊपर काम करना है, हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है। तो ये फिर से 1990 में बिल इंट्रोड्यूस किया गया। बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, बट बट ये गवर्नमेंट ही गिर जाती है। बट 1990 में लास्ट में क्या होती है? ये गवर्नमेंट ही चली जाती है। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट ही क्या कहते हैं कि समझ लो कि चली जाती है, हाँ, फॉल ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है, फॉल ऑफ गवर्नमेंट। 1919 में ही, 1990 में ही फॉल ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये फिर से ये बिल क्या हुआ? फेल हो गया। यानी कि 1990 में पहली बार कोशिश की राजीव गांधी जी ने, 1989 में उनका बिल फेल हुआ। 1990 में बीपी सिंह जी ने भी फेल कोशिश की, उनका भी गवर्नमेंट, उनके भी गवर्नमेंट। फिर फिर कांग्रेस की ही गवर्नमेंट आई, अब की राजीव गांधी की बजाय कोई और सरकार में था, उनका नाम था नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के उस टाइम, नरसिम्हा राव जी। ठीक है, इनकी जब गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट में क्या हुआ कि, हाँ, इनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। इनका जो नाम था वो क्या नाम था? पीवी नरसिम्हा राव, इनकी गवर्नमेंट थी।
जब इनकी गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव जी, तो क्या हुआ कि ये फिर से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की कोशिश की, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की कोशिश की कि हम पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करेंगे ताकि सब लोग माने। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहते हैं कि एक बिल अमेंडमेंट पास किया 19 सितंबर 1991। सितंबर 1991 में इन्होंने एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया। उस अमेंडमेंट का जो नाम था वो था 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस। इस 73rd अमेंडमेंट को जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो फाइनली ये जा करके 73rd अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया, और ये 1992 में जा करके क्या कहते हैं कि ये पास होता है। अच्छा 17, अच्छा से ये क्या कहते हैं कि हाँ, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कब किया गया था इन्होंने? सितंबर 1991 में। और क्या कहते हैं कि इसको जो जो जब ये पास हुआ था, ये पास हुआ है क्या कहते हैं कि 22 दिसंबर, 22 दिसंबर 1992 को ये लोकसभा से पास हो गया। कहाँ से पास हो गया? लोकसभा से पास हुआ। ये इंट्रोड्यूस किया गया था इसे। तो हमें ये सब याद नहीं होना चाहिए कि इंट्रोड्यूस कब किया गया, जस्ट थोड़ा सा 1991 ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में मतलब पास हो गया। फिर क्या होता है कि हमें पता है कि लोकसभा के बाद फिर अभी कहाँ पे जाएगा? राज्यसभा में। 23 दिसंबर को ये राज्यसभा से भी पास। बट याद करो जब मैंने अमेंडमेंट बताया था, तो अमेंडमेंट के टाइम में क्या होता है, अमेंडमेंट करने के लिए क्या होता है, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, जैसे अब ये क्या है, स्टेट का मैटर। ये किसका मैटर है? स्टेट लिस्ट का मैटर है। अब क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का मैटर है तो स्टेट के कंसेंट लेना भी तो जरूरी है। तो इसलिए जो हमें पता है कि हाफ ऑफ द स्टेट का भी कंसेंट लेना जरूरी है। तो स्टेट के कंसेंट लेने के लिए, जैसा कि हमें पता है कि हाफ ऑफ स्टेट का कंसेंट लेना जरूरी है, हाँ 50% स्टेट्स का कंसेंट लेना जरूरी है। तो फिर क्या कहते हैं कि 17 स्टेट्स ने क्या कहते हैं कि 17 स्टेट्स ने इसको अपना कंसेंट दिया। 17 स्टेट्स ने अपना कंसेंट दिया कि क्या कहते हैं कि भाई हाँ हम भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। और फिर फाइनली क्या कहते हैं कि इसके बाद में ये हुआ। फिर फाइनली 24 अप्रैल 1993 को 73rd अमेंडमेंट क्या हो गया? लागू हो गया। 73rd अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स। 73rd अमेंडमेंट कब से फोर्स में आया? 24 अप्रैल 1993 से 70। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं कि कब क्या हुआ। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या है। ऐसे ही 74th अमेंडमेंट, तो यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ है कि द अमेंडमेंट्स एम्ड स्ट्रेंथनिंग द लोकल गवर्नमेंट। जितने भी अमेंडमेंट थे ये क्या चाहते थे? लोकल गवर्नमेंट को क्या करना चाहते थे? मजबूत करना चाहते थे। लेगल गवर्नमेंट को मजबूत करना चाहते थे। इंश्योरिंग एन एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ताकि सब जगह क्या होगा? यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो जाए पूरे कंट्री में। अक्रॉस द कंट्री का मतलब होता है पूरे कंट्री में। ठीक है, ठीक है, पूरे कंट्री में ये चाहते थे कि हर जगह पे सेम गवर्नमेंट, सेम टाइप की गवर्नमेंट हो जाए। क्योंकि पहले क्या है कि जैसा कि हमें पहले भी बताया कि अभी मैंने पिछली वीडियो में जब बनाया था, पिछली वीडियो तो उसमें हमने आपको बताया था, पिछली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि जो गवर्नमेंट जो थी, जो भी लोकल गवर्नमेंट थी, कहीं पे लोकल गवर्नमेंट क्या होती? डायरेक्ट इलेक्टेड थी। कहीं भी लोकल गवर्नमेंट क्या थी? इनडायरेक्ट इलेक्टेड थी। कभी भी गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाए। तो अब वो चाहते थे कि हर तरह पे, हर जगह पे लोकल गवर्नमेंट में, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसीलिए किया गया कि हर जगह पे जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो यूनिफॉर्म होगी, और साथ में उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा पूरे कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री। अब अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, लाया कहाँ गया से? ब्राजील से लाया गया। लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया गया है? ब्राजील से लाया गया है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट कहाँ से है, बोरो किया गया है। कहाँ से बोरो किया गया है? तो ब्राजील से बोरो किया गया है। देखो, मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे ब्राजील के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, इसको बता देता हूँ फिर आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्राजील हैज क्रिएटेड स्टेट्स, उन्होंने स्टेट्स बना दिए और फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए और म्यूनिसिपल काउंसिल्स बना दिए। क्या क्या है वहां पे? ब्राजील में क्या क्या है? स्टेट्स, फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स, हाँ, स्टेट्स थे,
और फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स थे और म्यूनिसिपल काउंसिल्स थे। उन्होंने ये सारी चीजें बना दी, ये तीनों चीजें बना दी म्यूनिसिपल काउंसिल्स। हाँ, म्यूनिसिपल काउंसिल्स बना दिए गए। फिर उसके बाद में अब ये तीनों को अपने अपने काम इनको बता दिए। देखो, ईच ऑफ दीज इज असाइंड इंडिपेंडेंट पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन। तीनों के पावर अलग हैं, तीनों के अपने अपने पावर, इसका पावर, इसका ज्यूरिसडिक्शन इसको दे दिए गए, इसका पावर और इसका ज्यूरिसडिक्शन इसको दे दिए गए, इसके पावर और इसके ज्यूरिसडिक्शन इसको दे दिए गए, इसको पावर, इसके पावर और इसके ज्यूरिसडिक्शन इसको दे दिए। मतलब तीनों के अलग अलग पावर है, तीनों के अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है। हाँ, जैसे ताकि ये एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर ना कर सके, ताकि ये एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर ना कर सके। स्टेट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंटरफेयरिंग द अफेयर्स ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल्स। म्यूनिसिपल काउंसिल्स के कहते हैं कि मैटर में स्टेट से इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा कि लोकल गवर्नमेंट के पावर को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यानी कि लोकल गवर्नमेंट को पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको इनके मैटर में में डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बोला गया, कि मतलब ये डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ऐसे समझ लो पावर मिल गई। ऐसे इनको समझ लो क्या हो गया, पावर मिल गई। ओके, यहाँ तक बात समझ गए। लेटर इन 1992, देखो अभी हमने इंडिया की बात कर रहे थे, इंडिया में क्या हुआ 1989, ये बातें हम बता चुके। 1992 में क्या हुआ, 73rd और 74th अमेंडमेंट, हाँ, बनाया। हाँ, ये पार्लियामेंट में पास हो गया, तो पार्लियामेंट में पास हो गया। 73rd अमेंडमेंट अबाउट रूरल लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, 73rd अमेंडमेंट किसके बारे में, इंडिया में जो 73rd अमेंडमेंट है वो किसके बारे में। 73rd अमेंडमेंट ये किसके बारे में, ये जो 73rd अमेंडमेंट है वो लोकल, हाँ, ये रूरल गवर्नमेंट के बारे में, रूरल एरियाज के बारे में, इसके बारे में, रूरल एरियाज के बारे में। ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट ये क्या है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट को और क्या बोलते हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट को ही पंचायती राज बोलते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट को ही क्या बोलते हैं, पंचायती राज बोलते हैं। ओके, रूरल लोकल गवर्नमेंट को ही क्या बोलते हैं, पंचायती राज बोलते हैं। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, कभी कभी इसको क्या बोल देते हैं, PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, आगे 74th अमेंडमेंट में क्या किया है, 74th अमेंडमेंट जो होता है ये शहरों के लिए। 74th अमेंडमेंट कहाँ के लिए है, अर्बन एरिया, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जिसको कभी कभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बोलते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। हाँ, और इसी को क्या बोलते हैं, नगर पालिका। इसको क्या बोलते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट को ही क्या बोलते हैं, लोक, हाँ, नगर पालिका भी बोलते हैं, या म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, नगर पालिका, और साथ में ही म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, तो ये है नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह, इसको बोला जाता है। तो ये है, दोनों ही लगभग लगभग 1993 में दोनों आ चुके थे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है, जैसा कि हमने पीछे भी बताया था, दोनों ही बातें 1993 में दोनों ही चीजें आ चुकी थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वी हैव नोटिस, नोटिस का मतलब ध्यान दिया था पहले, अर्लियर मतलब पहले। लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, हमें पता है कि लोकल गवर्नमेंट कैसा सब्जेक्ट था, स्टेट का सब्जेक्ट। स्टेट्स आर फ्री टू मेक दियर ओन लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट, तो यानी कि स्टेट अपने लॉ बना सकते हैं इस सब्जेक्ट, स्टेट्स अपने लॉ बना सकते हैं इस सब्जेक्ट। बट जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया,
जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, स्टेट्स हैड टू चेंज दियर लॉ। तो पहले क्या होता था, पहले स्टेट्स क्या थे, फ्री थे, वो अपने अनुसार लॉ बना लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, स्टेट जैसे ही अमेंडमेंट किया गया, वो मतलब 73rd और 74th अमेंडमेंट जब आ गए, हाँ 1993 में, दोनों ही समझ लो आ गए 1990, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। फिर क्या हुआ, जब ये 73rd और 74th अमेंडमेंट आ गया, तो क्या हुआ कि इनको चेंज करना पड़ा अपने लॉ, हर एक स्टेट को अपने लॉ को चेंज करना पड़ा, ताकि सब जगह पे सेम लॉ हो, कॉन्फॉर्मिटी विद अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हो जाए। कॉन्फॉर्मिटी मतलब होता है उसकी तरह, जैसा वो चाहते थे वैसा हो जाए। देयर वर, अच्छा सभी गवर्नमेंट को 1 ईयर का समय दिया गया कि आप अपने लॉ को सही कर लीजिए, आप अपने लॉ को अमेंडमेंट के अनुसार ला लीजिए, आप अपने लॉ को अमेंडमेंट के अनुसार ला लीजिए। ओके, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक अमेंडमेंट को, 73rd अमेंडमेंट को पढ़ेंगे और 74th अमेंडमेंट, दोनों अमेंडमेंट को हम एक डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 73rd। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था 73rd अमेंडमेंट के बारे में। अब देखो 73rd अमेंडमेंट में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला समझने वाली बात कि ध्यान में रखना, 73rd अमेंडमेंट, याद करो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कितने पार्ट है, पार्ट नंबर 25 पार्ट है। अभी अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट। उस पार्ट में एक पार्ट नंबर 9, पार्ट 9, तो पार्ट 9 जो एडेड किया गया वो 73rd अमेंडमेंट से ही ऐड, और इस पार्ट 9 का नाम क्या है, दी पंचायत। पार्ट 9 का क्या नाम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दी पंचायत। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि 73rd अमेंडमेंट से क्या ऐड किया गया था, 73rd अमेंडमेंट से हमने ऐड किया था पंचायत। ठीक है, अब इस पार्ट 9 में कहां से कहां तक डिस्कस है, 243 से स्टार्ट है, आर्टिकल नंबर 243 से स्टार्ट है, और खत्म कहां तक है, 243 ओ तक। कहां तक, 243, ये ओ लिखा हुआ है, ओके, जीरो नहीं है यहाँ पे, ये मत जीरो मत समझना, ये 243 ओ है, ओ। तो यानी कि इतने आर्टिकल्स इसमें हैं, कहां से कहां तक, 243 से 243 ओ तक। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गई। इसके साथ में ही हमने क्या क्या किया, अभी हमें पता है कि हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, और 73rd अमेंडमेंट से हमने पार्ट नंबर 9 जोड़ा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और शेड्यूल नंबर 11 जोड़ा है, 11th शेड्यूल। जो 11th शेड्यूल है उसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में पंचायत की बात की गई है, तो पार्ट नंबर 9। और कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में पंचायत की बात की गई है, तो 11th शेड्यूल। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। और इस 11th शेड्यूल में, हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। 11th शेड्यूल ने मतलब कि एक नया शेड्यूल ऐड किया गया। ठीक है, नया पार्ट भी ऐड किया गया था 9, और नया शेड्यूल भी ऐड किया गया 11th। अच्छा, इस शेड्यूल में कितने आइटम्स हैं, तो ये भी ध्यान रखना, ये जो शेड्यूल है 11th शेड्यूल कंटेन्स 29 फंक्शनल आइटम्स, मतलब इन 29 चीजों पे ये गांव काम कर सकते, पंचायती राज इन 29 चीजों पे काम कर सकते, फंक्शनल आइटम्स ऑफ द पंचायत। तो पंचायत की 29 चीजें हैं जिसपे क्या कहते हैं कि पंचायत काम कर सकते हैं, वो पूरे के पूरे 29 हैं। और इसमें ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये आर्टिकल नंबर 243 जी में है। ये आर्टिकल नंबर 243 जी में मेंशन है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 243 जी में मेंशन है। यहाँ तक बात समझ में आएगी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इस 73rd अमेंडमेंट ने क्या किया था, जो आर्टिकल नंबर 40, याद करो मैंने पहले ही बताया था डीपीएसपी में, डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 40 जब पढ़ा रहा था पिछली वीडियो में,
तो उसमें बताया था, उसमें लिखा था स्टेट शैल एंडेवर, मतलब कि स्टेट क्या करेगी, कोशिश करेगी कि कहते हैं पंचायती राज बनाने, मतलब एक विलेज बनाएगी, वो गांव बनाएगी जिसमें पंचायत होंगी, विलेज पंचायत बनाएगी जिनको पावर देगी। आर्टिकल नंबर 40 को सही भी किया गया है, मतलब कि डीपीएसपी को फॉलो करके इसको बनाया गया, डीपीएसपी को फॉलो करते हुए, यानी कि डीपीएसपी की बात को सच करने के लिए क्या कहते हैं कि 73rd अमेंडमेंट किया गया, यानी कि इसके इंपॉर्टेंस के बारे में आपको पता चले। ठीक है, यानी कि इस एक्ट ने 73rd अमेंडमेंट ने क्या किया, 73rd अमेंडमेंट ने क्या किया, 73rd अमेंडमेंट ने क्या किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 73rd अमेंडमेंट ने क्या दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, ताकि अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसको सबको फॉलो, अभी तक ये नॉन जस्टिसिएबल था, लेकिन 73rd अमेंडमेंट के बाद में अब ये क्या हो गया, जस्टिसिएबल हो गया, जस्टिसिएबल हो गया, मतलब कि अब ये एडवाइजरी नहीं रहा, अब ये क्या हुआ, एडवाइजरी नहीं रहा, जब ये एडवाइजरी नहीं रहा मतलब अब सभी गवर्नमेंट को इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, अब इसको सभी गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, समझ में आया नहीं, समझ में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को, अब हर एक स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया, अभी तक एडवाइजरी था, अभी तक जब तक ये आर्टिकल नंबर 40 में था तब तक तो एडवाइजरी था, लेकिन ये अब एडवाइजरी के बजाय ऑब्लिगेशन बन चुका, अब एडवाइजरी के बजाय ऑब्लिगेशन, एडवाइजरी का मतलब पहले जरूरी नहीं था, लेकिन ऑब्लिगेशन का मतलब था दायित्व, यानी कि ये करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, दायित्व, इसका मतलब क्या होता है कि ये चीजें करनी ही पड़ेगी, यानी कि हर स्टेट गवर्नमेंट का ये दायित्व बन गया कि अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाना ही पड़ेगा, समझ में आएगी, समझ में। आफ्टर 73rd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, तो इससे हर एक गवर्नमेंट का क्या हो, हर एक गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन हो गया, हर एक गवर्नमेंट का दायित्व हो गया कि अब हमें ये चीज करनी ही पड़ेगी, इतना बात समझ में आएगी, और यहाँ पे इलेक्शन कराना ही, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स भी हैं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ, इंपॉर्टेंट फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स ऑफ, क्या नाम है, 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट के कुछ फीचर्स, कौन कौन से हैं भाई, 73rd अमेंडमेंट के कुछ फीचर्स हैं वो भी समझ लो, कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो यहाँ पे देखिए, देखिए, हाँ 73rd अमेंडमेंट, तो देखो अब समय पढ़ना है 73rd अमेंडमेंट, लेट अस नाउ एग्जामिन द चेंजेस ब्रॉड, क्या क्या चेंजेस लाए गए पंचायती, हाँ 73rd, सबसे पहला 3 टियर स्ट्रक्चर, याद करो मैंने शुरू में ही बता दिया था, 3 टियर स्ट्रक्चर, ये जो पंचायती राज है, 3 टियर स्ट्रक्चर, 3 टियर स्ट्रक्चर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 3 टियर स्ट्रक्चर कौन कौन सा बना, याद करो मैंने बताया था, एट विलेज लेवल, एक गांव के लेवल पे बनाया जाएगा, दूसरा कहाँ पे बनाएगा, एट ब्लॉक लेवल, और तीसरा क्या बनाया गया, एट डिस्ट्रिक्ट। जो विलेज लेवल पे थे उसको क्या बोला गया, विलेज पंचायत, उसको क्या बोला गया, विलेज पंचायत, और जो ब्लॉक लेवल पे है उसे क्या बोला गया, पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पे है उसे क्या बोला गया, पंचायत समिति, ठीक है। विलेज लेवल को हिंदी में बोलते हैं ग्राम पंचायत, हिंदी में भी बोल सकते हैं ग्राम पंचायत, ये ध्यान रखना कि विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत में कंफ्यूज मत होना, विलेज का हिंदी होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी मैंने बताया कि क्या कहते हैं कि एक होता है ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत को ही मंडल भी बोला जाता है, तो इसे देखो, ब्लॉक पंचायत को जो ब्लॉक लेवल पे था इसको क्या बोला गया, मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल पे जो है, इसको ध्यान रखना, ब्लॉक पंचायत बोल सकते हैं, ब्लॉक को हिंदी में मंडल बोलते हैं, तो इसलिए उसको मंडल पंचायत भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मंडल पंचायत, ये ध्यान रख लेना इसको।
हाँ, मंडल पंचायत। और कभी कभी इसको तालुका पंचायत भी बोलते हैं। कल को मैडम तालुका पंचायत भी पूछे तो आप डरना मत कि ये तालुका पंचायत क्या होता है। ब्लॉक पंचायत को ही तालुका पंचायत। ओके। और थर्ड आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है उसे जिला पंचायत बोलते हैं। तो क्या कहते हैं? जिला पंचायत। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा उसे क्या कहते हैं? जिला पंचायत। आपको इतनी बात तो मुझे लगता है समझ में आ गई। मुझे तो लग रहा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके। ठीक है। अब देखो सबसे जो लोवेस्ट लेवल पे, अब समझना, सबसे लोवेस्ट लेवल पे होगा, इसको मैं बढ़िया से समझाता हूँ। सबसे नीचे जो है वो क्या है? सबसे नीचे वाले लेवल पे क्या है? बोलो, सबसे नीचे वाले पे क्या है? विलेज पंचायत, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। सबसे नीचे क्या है? विलेज पंचायत। फिर इसके ऊपर, जिसको मंडल पंचायत बोलते थे या ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर था जिला पंचायत। यानी कि जो अपेक्स बॉडी, अपेक्स मतलब सबसे ऊपर। तो देखो बुक में, अभी देखो मैं दिखाता हूँ। देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जहाँ पे मैं पेन रखा हूँ, यहाँ पे देखो। एट द अपेक्स, अपेक्स मतलब सबसे ऊपर, द जिला पंचायत कवरिंग एंटायर रूरल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या करता है? ये कवर करता है, इट कवर्स एंटायर एरिया। हम ये एंटायर रूरल एरिया को डिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब कि एंटायर रूरल एरिया, ये पूरे रूरल एरिया को कवर करता है। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के पूरे रूरल एरिया को कौन कवर करता है? और जिला पंचायत। इतना बात समझ गए? ठीक है। और इंटरमीडिएटरी लेवल पे कौन था? इंटरमीडिएट लेवल पे ये अपेक्स, ये अपेक्स मतलब सबसे ऊपर होता है ना, ये अपेक्स होता है, अपेक्स लेवल। इसको बोल दो अपेक्स लेवल। वैसे तो अपेक्स लेवल, हाँ ठीक है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे कौन है? इंटरमीडिएरी लेवल पे, इंटरमीडिएरी लेवल पे कौन है? ब्लॉक पंचायत। अच्छा, ध्यान में रख लेना, ये क्या होता है कि ये देखो, ये ऑल स्टेट्स में होगा और ये भी ऑल स्टेट्स में होगा। लेकिन ये क्या है कि कहीं कहीं पे है, कहीं सम स्टेट्स। ठीक है। सब स्टेट्स में ये नहीं है, कुछ में ही है। तो ये देखो, ध्यान रखना कि जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, देखो पढ़ना, पढ़ना यहाँ पे समझना खुद से ही। देखो, द इंटरमीडियरी लेवल, इंटरलेवरी लेवल बॉडी नीड नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्मॉलर स्टेट। देखो स्मॉलर स्टेट में मंडल पंचायत नहीं है, यानी कि ब्लॉक पंचायत नहीं है। तो ध्यान रखना कि द इंटरमीडियरी लेवल इज मंडल। हाँ, दीज बॉडीज कॉल्ड मंडल और तालुका पंचायत, जो इंटरमीडियरी लेवल पे है ये। इतना बात समझ में आ गया? अभी तो ग्राम सभा के बारे में रहे, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, तो देखो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो थ्री टीयर स्ट्रक्चर एट द बेस, बेस मतलब सबसे नीचे, ये बेस है ना, यही तो बेस है, ये बेस है। एट द बेस, बेस पे क्या है? विलेज पंचायत। बेस पे क्या है? विलेज पंचायत। हाँ ठीक है। ये अब देखो विलेज पंचायत क्या होता है? विलेज पंचायत, देखो विलेज पंचायत के बारे में ध्यान में रखना कि विलेज पंचायत के बारे में क्या, इट कवर्स, ये किसको किसको कवर करता है? विलेज पंचायत किसको किसको कवर करता है? अ विलेज, ये एक विलेज को भी कवर कर सकता है, और ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही विलेज को ये कवर करे, हो सकता है कि एक विलेज को कवर करे या एक से ज्यादा विलेजेस को कवर करे। इतना बात समझ में आ गया हो? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, और इतना बात आपको क्लियर हो चुका होगा एकदम से कि हाँ हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया कि मतलब थ्री टीयर स्ट्रक्चर का गवर्नमेंट बना, जिसमें बेस पे है ग्राम पंचायत, और जो ग्राम पंचायत है वो एक गांव को भी कवर कर सकता है या एक गांव से ज्यादा।
इंटरमीडिएट लेवल पे जो था मंडल, मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लॉक, और तालुका भी कह सकते हैं। दीज बॉडीज आर, हाँ, इन्हें मंडल पंचायत बोला जाएगा या तालुका पंचायत बोला जाएगा। और ये ध्यान में रखने वाली बात है, इंटरमीडिएट लेवल सभी स्टेट्स में नहीं होगी, कुछ स्टेट में होगी जो स्मॉलर है उसमें नहीं है। फिर अगला आता है जिला पंचायत, कवरिंग एंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जिला पंचायत जो तीसरे अपेक्स पे का जो सबसे ऊपर है वो पूरे एंटायर एरिया को कवर करता है। अगला, द अमेंडमेंट ऑल्सो मेड अ प्रोविजन फॉर मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा। ध्यान में रखना कि इस अमेंडमेंट ने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि ग्राम सभा बनाना ही बनाना। इन्होंने क्या बोल दिया, ग्राम सभा आपको बनाना ही बनाना, मैंडेटरी कर दिया। 73rd अमेंडमेंट ने क्या मैंडेटरी कर दिया कि ग्राम सभा बनाना, ग्राम सभा, ग्राम सभा बनाना ही है, ये मैंडेटरी कर दिया। कौन से अमेंडमेंट ने मैंडेटरी कर दिया? 73rd अमेंडमेंट ने मैंडेटरी कर दिया। अब ये ग्राम सभा होता क्या है, ग्राम सभा क्या है? अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि ग्राम सभा, तो देखो सबसे पहला चीज ध्यान रखेंगे कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, इस एक्ट ने क्या किया, प्रोवाइड्स, हाँ, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, फॉर अ ग्राम सभा, एक ग्राम सभा बनेगी, ठीक है, एज फंड, एज फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, या पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम का फाउंडेशन, पंचायती राज सिस्टम का नींव क्या है? पंचायती राज सिस्टम की नींव क्या है? पंचायती राज सिस्टम की जो नींव है उसका नाम है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा बनाना यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। अब ग्राम सभा क्या है ये पता होना चाहिए, और ये पेपर में पूछा जाएगा ही जाएगा कि व्हाट इज ग्राम सभा। जब आपसे ग्राम सभा का डेफिनेशन पूछे तो बता देना, इट इज द बॉडी, इट इज द बॉडी, इट इज द बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें क्या होंगे, कौन कौन से लोग होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ पर्संस, वही पर्संस होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्टर्ड इन, रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ विलेज, ठीक है, ऑफ अ विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत, यानी कि जो विलेज पंचायत है, एट पंचायत एट विलेज लेवल। यानी कि ये ध्यान रखो कि क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक विलेज पंचायत, उस गांव में समझ लो, ऐसे ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 3000 लोग, 3000 पीपल, और जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब लोग हैं। अब मान लेता हूँ कि इस 3000 में से जो 1000 लोग हैं वो 18 से बेलो, बेलो 18, और उनके नाम मेंशन्ड नहीं है किसमें, इलेक्टोरल रोल में। लेकिन जो बाकी 2000 है उनके जो नाम है वो मेंशन है इलेक्टोरल रोल में। तो ये जो 2000 लोग हैं ये पार्ट हो जाएंगे ग्राम सभा के। तो यानी कि ग्राम सभा के मेंबर्स वही लोग होंगे
जो पर्सन रजिस्टर्ड होंगे, किसमें रजिस्टर्ड होंगे, इलेक्टोरल रोल्स, मतलब जो चुनाव में वोट देने वाली लिस्ट में जिनका जिनका नाम होगा, वो सारे लोग क्या कहते हैं कि वो सारे लोग क्या कहते हैं कि ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। ठीक है। ग्राम सभा के मेंबर्स कौन है, जो जितने भी लोगों का उस गांव में वोट देने वाली लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम होगा उस गांव में, उन वो सब ग्राम सभा के मेंबर हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि देखो ग्राम सभा का डेफिनेशन देखो, लिखा है ना, ग्राम सभा वुड कंप्राइज ऑल एडल्ट मेंबर्स रजिस्टर्ड एज वोटर, जितने भी वोटर्स होंगे उस पंचायत एरिया में उनका उन्हें ही बोला जाता है ग्राम सभा। और इनके रूल्स और फंक्शंस जो होते हैं वो कौन डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेशन। इनके जितने भी मतलब ग्राम सभा के जो फंक्शन होंगे और ग्राम सभा के जो फंक्शन होंगे और रोल होंगे वो कौन डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब स्टेट के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा वो इसके रोल को डिसाइड करेगा। ग्राम सभा के रोल और फंक्शन को कौन डिसाइड करता है, स्टेट फंक्शन, स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉ बनाएगी वो डिसाइड करेगी। ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें पहला फीचर तो समझ में आ गया। पहला फीचर क्या था, पहला फीचर था कि 3 टियर गवर्नमेंट बनेगी। सेकेंड फीचर इसका क्या है, इसका सेकेंड फीचर है कि इलेक्शन, हर 5 साल में इलेक्शन है। सेकेंड फीचर इसका क्या है, इलेक्शन। अच्छा, ग्राम सभा को भी सेकेंड फीचर समझो। ठीक है। ग्राम सभा को भी एक सेकेंड फीचर, जैसे मान लो कि देखो जब तुमसे पूछा जाएगा फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स बताओ, तो सबसे पहला फीचर आप क्या बता दोगे, 3 टियर गवर्नमेंट है। दूसरा फीचर क्या बता दोगे, दूसरा फीचर बता दोगे कि कहते हैं कि ग्राम सभा बनती है। तीसरा फीचर क्या बता दोगे, तीसरा फीचर इलेक्शन बता दो, इलेक्शन। और इलेक्शन क्या होगा, हर 5 साल जितने भी इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स और चेयरपर्सन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स होंगे इनका इलेक्शन कैसे होगा, एंड चेयरपर्सन। अब समझते हैं इनका कैसे इलेक्शन होगा कैसे नहीं। तो देखो, द मेंबर्स ऑफ पंचायत एट द विलेज, ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत एट द विलेज। हाँ, ध्यान में रखना जितने भी मेंबर्स होंगे, ऑल द मेंबर्स, ध्यान में रखना, ऑल द मेंबर्स, जो है कोई भी मेंबर्स हो ऑफ पंचायत, पंचायत वो कोई भी हो, चाहे वो विलेज पे हो, विलेज लेवल पे हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे वो, क्या मैंने बोला, चाहे वो विलेज लेवल पे हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये तीनों ही के मेंबर्स, डायरेक्ट वोटिंग होती है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इन तीनों का ही जो इलेक्शन होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट इलेक्शन से। ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ऑल द मेंबर्स of all the members of panchayats at village level, at block level, and at district levels are directly elected by people। ये तीनों ही डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब किसी का इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ये ध्यान रख लो। ये पेपर में ध्यान रखना है कि इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, किसी का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं, चाहे वो विलेज लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल, किसी का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है क्या, तो नहीं। इतना बात समझ में आया। आगे भी ध्यान रहे, जो चेयर पर्सन होंगे, चेयर पर्सन, हर एक पंचायत का अपना अपना चेयर पर्सन होगा, ये होगा कि नहीं होगा, जितने भी चेयर पर्सन होंगे पंचायत, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो इलेक्टेड होंगे इनडायरेक्टली। क्या ध्यान रखो, चेयर पर्सन ऑफ, हाँ, चेयर पर्सन ऑफ, चाहे वो इंटरमीडिएटरी लेवल पे हो यानी कि ब्लॉक लेवल पे हो, या चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल। हाँ, इस पे जो चेयर पर्सन होंगे वो क्या कहते हैं कि शैल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, उनके मेंबर्स को तो चुनना है डायरेक्टली,
लेकिन जो ये चेयरपर्सन होंगे वो कैसे होंगे? इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है? बाई इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ रिस्पेक्टिव पंचायत। जो उनके पंचायत से उनके जो मेंबर्स होंगे, जो इलेक्ट होकर के गए होंगे, वो लोग चुनेंगे। मतलब जो ब्लॉक पंचायत के मेंबर्स होंगे वो क्या कहते हैं कि अपना ब्लॉक का चेयरपर्सन चुनेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर्स होंगे वो डिस्ट्रिक्ट मेंबर चुनेंगे। ठीक है, इतना बात आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। इतना चीज क्लियर। अब देखो, अब क्या कहते हैं कि जो चेयरपर्सन जो होगा, विलेज लेवल का जो चेयरपर्सन होगा वो ऐसे चुना जाएगा जैसा, मतलब कि स्टेट चाहती है, जैसा स्टेट चाहती है। इतना बात समझ में आई? नहीं समझ में? ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझते हैं। देखो एनसीईआरटी ने क्या क्या लिख रखा है, इसको भी बातें देख लेते हैं। तो देखो, ऑल द थ्री लेवल्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड डायरेक्टली। तो देखो, डायरेक्टली बाय द पीपल होता है। द टर्म ऑफ ईच पंचायत बॉडी इज 5 years। अच्छा, तीनों ही पंचायत बॉडी का जो टर्म होता है, टर्म वो कितने साल का है? टर्म ऑफ ईच पंचायत बॉडी, हर पंचायत बॉडी का टर्म कितना है? 5 years। कोई भी पंचायत बॉडी होगी, उसका जो क्या कहते हैं कि उसका जो टर्म होगा वो मतलब कि हर 5 साल के बाद में फ्रेश इलेक्शन, हर 5 साल के बाद में फ्रेश इलेक्शन होंगे। अगर अगर मान लो कि अगर मान लो कि कोई डिजोल्यूशन हो जाता है, कोई भी अगर डिजोल्यूशन हो जाता है पहले ही, तो तो ध्यान रखना कि फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। फ्रेश इलेक्शंस हर, मतलब कि अगर मान लो कि सरकार बीच में 5 साल के पहले गिर गई, मान लो 5 साल के पहले ही पंचायत, मान लो किसी गांव की पंचायत का डिजोल्यूशन हो गया पहले ही, तो उसके 6 महीने के अंडर में उसको इलेक्शन कराना होगा। फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months 6 months ऑफ डिजोल्यूशन। अगर मान लो बीचों बीच में ही डिजोल्यूशन हो गया, मैंने जैसे ही बताया बीचों बीच में डिजोल्यूशन हो गया, तो फ्रेश इलेक्शंस कराने पड़ेंगे और 6 महीने के अंदर में। ठीक है, इतना बात समझ में आई? नहीं समझ में? यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई? तो देखो, ये आ गया 5 साल। फिर क्या रखा हुआ है कि फ्रेश इलेक्शंस होने ही चाहिए 6 महीने में। अगर मान लो बीच में कभी डिजॉल्व हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना ही चाहिए। दिस इज अ इम्पोर्टेंट प्रोविजन दैट इंश्योर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्टेड बॉडी, लोकल बॉडी। अच्छा, इससे इसकी वजह से क्या होता है कि हर 6 महीने में, मतलब कि अगर मान लो इलेक्टेड लोकल बॉडी का मतलब कि कुछ ना कुछ कैसे भी डिजोल्यूशन हो गया तो 6 महीने में चुना जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, जब वो 6 महीने में क्या कहते हैं कि जब 6 महीने में वो जमा बन जाता है, तो यानी कि 6 महीने में क्या कहते हैं कि नई सरकार बन जाएगी, नए प्रकार से इलेक्टेड बॉडी हो जाएगी। इससे क्या होता है कि लोकल बॉडी के एग्जिस्टेंस का क्या कहते हैं कि एक प्रकार से वो बना हुआ है, इंश्योरिटी बनी हुई है। ठीक है। Before 73rd Amendment, many states they are used to indirect elections। हाँ, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, लेकिन हाँ, और वहां पे कोई इमीडिएट प्रोविजन नहीं होता था डिसोल्यूशन के बाद में। कोई इमीडिएट प्रोविजन नहीं था कि ऐसा कि हाँ भाई तुरंत आपको क्या कहते हैं कि इसके बाद में इलेक्शन करवाना ही है। डिसोल्यूशन के बाद में वो जब मन होता था सरकार कराती। लेकिन अब तो फिक्स हो गया है कि डिसोल्यूशन के बाद 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कराना ही कराना। अभी तक हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ ली। एक तो पढ़ लिया 3 tier सिस्टम, दूसरा हमने पढ़ लिया ग्राम सभा, तीसरा हमने पढ़ लिया इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। अब जो चौथा पॉइंट आता है रिजर्वेशन, जो चौथा पॉइंट आता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ठीक है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। सीट्स का रिजर्वेशन किया गया। तो ध्यान रखो, इस एक्ट ने क्या किया कि रिजर्वेशन दिया। दिस एक्ट, दिस एक्ट मतलब 73rd अमेंडमेंट है। दिस एक्ट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन
ऑफ सीट्स फॉर एससीज, जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, एंड एसटी इन एवरी पंचायत। और ये ध्यान रख लो, हर पंचायत में तो छूट दे ही रहा है। और ध्यान में रख लेना कि एट ऑल लेवल, एट ऑल लेवल मतलब तीनों के तीनों ही लेवल, एट ऑल दी थ्री लेवल, तीनों ही लेवल पे की कहते हैं, तीनों ही लेवल पे इन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दिया है। ओके, इतना बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? अच्छा, ध्यान में रख लेना, ये जो रिजर्वेशन दिया गया है कैसे दिया गया है, इन प्रोपोर्शन टू दियर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है, इन प्रोपोर्शन टू दियर पॉपुलेशन, उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहां पे उनको क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, मतलब कि फिक्स कर दिया गया है कि अगर इतनी सीट्स आपको मिलेंगी। इतना बात समझ में आया, नहीं समझ में? ठीक है, पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन मतलब कि टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनका पॉपुलेशन कितना है, एससी का कितना पॉपुलेशन है या एसटी का कितना पॉपुलेशन है, उस हिसाब से उनको क्या कहते हैं कि रिजर्वेशन दिया गया, इसको एससी एसटी। इतना बात समझ में है? और क्या कहते हैं कि चेयर पर्सन, ये मत सोचना कि केवल और केवल मेंबर्स को ही दिया गया, चेयर पर्सन के लिए भी रिजर्वेशन। ठीक है, केवल और केवल मेंबर्स के लिए ही नहीं रिजर्वेशन, चेयर पर्सन के लिए भी रिजर्वेशन किया गया है एस सी एस टी के लिए। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? और और दूसरा दिया है कि दिस एक्ट प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर द दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन नॉट लेस देन वन थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू, हाँ, फॉर वुमेन, विमेन के लिए, विमेन के लिए वन थर्ड सीट्स का रिजर्वेशन कर दिया, वुमेन के लिए वन थर्ड सीट्स का क्या किया गया, रिजर्वेशन कर दिया गया। जैसे समझ लो कि 100 सीट्स है, तो 100 सीट में से 39 सीट्स, जो 33 सीट्स होंगी वो समझ लो वुमेन के लिए। हाँ, 100 सीट्स में से 100 सीट्स हैं, उसमें से 39, तो सॉरी 33 या 34 सीट्स किसके लिए फिक्स कर दी जाएंगी, वुमेन के लिए। वीमेन के लिए कितने सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी, 33, मतलब वन थर्ड जितना भी होगा उतनी सीट्स के कहते हैं कि उनके लिए रिजर्व कर, यानी कि इतनी सीट्स पे महिलाएं ही चुनाव लड़। इतना बात समझ में है कि नहीं समझ में? और ये ध्यान रख लेना, चेयर पर्सन में भी वुमेन के लिए सीट रिजर्व है, ना केवल और केवल की, ये मत समझना कि केवल और केवल मेंबर के लिए ही सीट्स रिजर्व, चेयर पर्सन के लिए भी सीट्स रिजर्व होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें ये सारी की सारी समझ में आ, हाँ, इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और देखो यही बातें यहाँ पर भी लिखी हुई है बुक में, देखो क्या लिखा हुआ है, वन थर्ड ऑफ पोजीशंस ऑफ ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशंस रिजर्व फॉर वुमेन, विमेन के लिए वन थर्ड पोजीशंस होंगी, वो चाहे, पहले फिर से बता दूं, चाहे वो चेयर पर्सन हो, चाहे वो मेंबर्स हो। अगर 100 मेंबर्स का चुनाव हो रहा है तो वन थर्ड उनको सीट मिलेगी। हाँ, 33 मेंबर्स का सीट मिल जाएगा उनको, फिक्स है वुमेन के लिए, विमेन के लिए। अगर 6 मेंबर्स बन रहे हैं तो उसमें से 2 मेंबर्स जो होगी वो महिला होंगी, तो 6 मेंबर्स अगर मान लो चेयर पर्सन है तो उसमें से 2 महिला चेयर पर्सन होंगी ही होंगी। Reservation for the scheduled caste and scheduled tribes are also provided for all the three levels। अच्छा, तीनों लेवल पे एस सी एस टी के लिए भी क्या कहते हैं कि रिजर्वेशन है। अच्छा, ये जो है इन प्रोपोर्शन टू दियर पॉपुलेशन, ये उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ये जो एस सी एस टी के लिए जो रिजर्वेशन है वो उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। इफ द स्टेट फाइंड्स द इट नेसेसरी
दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। अगर स्टेट को लगता है कि अगर ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशंस करना जरूरी है तो वो कर सकते हैं। अगर स्टेट्स को लगता है कि वो एजी हाँ स्टेट्स को लगता है कि ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशंस करना जरूरी है तो वो कर सकते हैं। स्टेट के लिए रिजर्वेशंस कर सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जब स्टेट को लगे कि हमें इसके लिए रिजर्वेशन करना है भाई, अगर हमें लगता है स्टेट्स को लगता है कि भाई ओबीसी के लिए भी करना चाहिए हमें रिजर्वेशन, तो वो ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन करें। आगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, नोट मतलब होता है ध्यान देना, कि दीज रिजर्वेशंस अप्लाई नॉट मेयरली टू ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ पंचायत। जैसा कि मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, ये केवल और केवल मेंबर्स के लिए नहीं है, बल्कि चेयर पर्सन के लिए भी है। चेयर पर्सन मतलब जो अध्यक्ष होंगे उनके लिए, एट ऑल थ्री लेवल्स, तीनों लेवल पे भी जो चेयर पर्सन बनेंगे उसमें भी वही फॉलो होगा। वन थर्ड, वन थर्ड ऑफ द सीट फॉर वुमेन। हाँ, केवल जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होगी बल्कि सभी के लिए। हाँ ठीक है, वो शेड्यूल कास्ट के भी हो सकते हैं, बैकवर्ड कास्ट के भी हो सकते हैं। दिस मीन्स दैट अ सीट में बी रिजर्व साइमल्टेनियसली फॉर वुमेन कैंडिडेट, और साथ में ही क्या कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए, वो वुमेन कैंडिडेट के साथ साथ में शेड्यूल कास्ट के लिए भी हो सकता है। दस सरपंच वुड बी दलित वुमेन और आदिवासी। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया। अब आगे अगला, तो इतना तो अभी हमने तीन चार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। अब अगला जो कैरेक्टर इलेक्शन के बाद में जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स। याद करो, मैंने अभी बताया था कि इसमें 29 सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट का ट्रांसफर की मैंने पहले ही बताया था। ये किसके मामले थे, स्टेट लिस्ट से। तो कुछ मामले स्टेट लिस्ट से उठा करके दे दिए किसमें, पंचायती राज में। पंचायती राज सिस्टम, स्टेट लिस्ट से 29 आइटम्स निकाले गए। एक मिनट, हाँ, स्टेट लिस्ट से 29 आइटम्स निकाले गए और वो किसको दे दिए गए, पंचायती राज सिस्टम। स्टेट लिस्ट से 29 आइटम्स निकाले गए, उसको दे दिया गया पंचायती राज सिस्टम। कितने मामले, पूरे के पूरे 29 मामले। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 29 सब्जेक्ट्स, जो भी 29 सब्जेक्ट्स थे, हाँ, जो 29 सब्जेक्ट्स थे, विच वर अर्लियर इन स्टेट लिस्ट, वो पहले स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट, आर आइडेंटिफाइड एंड लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद करो, मैंने पहले ही बताया था कि इसको 11th शेड्यूल में डाल दिए, क्योंकि कितने शेड्यूल है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 शेड्यूल है। जो 11th शेड्यूल ऐड किया गया तो 73rd अमेंडमेंट के बाद ही ऐड किया। 73rd अमेंडमेंट में 11th शेड्यूल ऐड किया था। जब वो 11th शेड्यूल ऐड किया गया तो उसमें जो 29 स्टेट लिस्ट में जो मैटर थे उसको किस में डाल दिया गया, पंचायती राज सिस्टम में डाल दिए गए। ओके, इतना बात समझ में है। 11th शेड्यूल में कितने, तो पूछा जाता है 11th शेड्यूल में कितने आइटम्स हैं, तो 29 आइटम्स। दीज सब्जेक्ट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इन सब्जेक्ट को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर। These subjects were mostly linked to development and welfare functions of the local। अच्छा, ये वही चीजें, वही चीजों का ट्रांसफर हुआ है जिसमें जिसमें लोकल लेवल के डेवलपमेंट की जरूरत है। याद करो, मैंने शुरू में ही बताया था कि मामले वही होंगे जो डेवलपमेंट होंगे और जो वेलफेयर होंगे लोकल लेवल। द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ दीज फंक्शंस डिपेंड्स अपॉन द स्टेट लेजिस्लेशन। जो एक्चुअल ट्रांसफर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट के लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेट लेजिस्लेशन का मतलब है लॉ ऑफ द स्टेट। Each state decides how many these 29 subjects would be transferred to the local bodies। वो डिसाइड करेंगे ये 29 में से कितने हमें ट्रांसफर करने हैं, कितने नहीं ट्रांसफर करने हैं। याद करो, मैंने पहले ही बताया था ये जो 11th शेड्यूल का जो मैटर है वो 243G से रिलेटेड। 11th शेड्यूल का जो मैटर है वो किससे, आर्टिकल नंबर, यहाँ शुरू में ही बता दिया था मैंने, आर्टिकल नंबर, हाँ, 11th शेड्यूल का जो मैटर है वो किससे रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 243G। पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। ये जो बताया गया है कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 243G में।
द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में बाय लॉ इंडोप, इंडोप का मतलब मैंने बताया था दे देना। हाँ इंडोप, हाँ पंचायत विद सच पावर्स, उनको वैसी पावर या अथॉरिटी होगी जिससे क्या कहते हैं कि वो खुद की तरह काम कर सके। और ये पावर्स किसमें लिस्टेड है? 11th शेड्यूल में लिस्टेड है। कौन कौन से मैटर है? जैसे सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन, स्मॉल स्केल, ऐसे देखो 10 11 12 ऐसे ही। हाँ कुछ मैटर्स ऐसे देखो 29 मैटर्स थे टोटल, जिसमें से ये बहुत सारे फैमिली वेलफेयर, कल्चरल एक्टिविटीज, मार्केट्स एंड फेयर्स, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो भी होंगे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, हाँ रोड्स कल, हाँ जो भी होंगे, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब मामले किसके हाथों में ट्रांसफर? सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, ये सब किसके हाथों में दे दिए गए? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज के हाथों में दे दिया। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। द प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट वर नॉट मेड एप्लीकेबल टू द एरियाज। अच्छा, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, कुछ जगहों पे नहीं लागू, कुछ जगहों पे नहीं लागू किया। कहाँ पे नहीं लागू किया गया? जहाँ पे आदिवासी लोग हैं। कुछ ऐसे भी चीजें थी जहाँ पे आदिवासी लोग हैं, वहां पे ये चीजें नहीं लागू की। ओके, कुछ ऐसी भी चीजें थी जहाँ पे आदिवासी लोग होंगे, वहां पे ये कहते हैं कि ये चीजें लागू नहीं की। ओके, इतना बात समझ में है? कि देखो लिखा हुआ है कि द प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट, जो 73rd अमेंडमेंट के कुछ प्रोविजंस थे, वर नॉट मेड एप्लीकेबल टू द एरियाज इनहैबिटेड, इनहैबिटेड मतलब रहने वाला, हाँ भाई आदिवासी पॉपुलेशन, जहाँ पे आदिवासी पॉपुलेशन रहती थी वहां पे क्या कहते हैं कि इसको नहीं अप्लाई किया गया। इन 1996 सेपरेट एक्ट वाज पास्ड। 1990 में, 1996 में एक सेपरेट एक्ट पास किया गया। उस एक्ट का नाम है, 1996 में एक एक्ट पास किया गया आदिवासियों के लिए भी, एक एक्ट पास किया गया 1996 में, उसका नाम है PESA, जिसका नाम है पेसा। पेसा का फुल फॉर्म है, ध्यान में रख लेना कि, देखना एक्सटेंशन है, ये क्या है? एक्सटेंशन एक्ट है। इसमें क्या कहते हैं कि जो पंचायती राज का तो एक प्रकार से क्या हुआ कि एक्सटेंशन था, इसमें क्या कहते हैं कि एक्सटेंशन किया गया किसका? पंचायती राज का क्या कहते हैं कि एक्सटेंशन किया गया। ओके, यहाँ पे ध्यान में रख लेना कि पंचायती राज का एक्सटेंशन किया गया इसमें। तो पेशा का फुल फॉर्म होता है, देखो ध्यान रख लेना, पंचायत तो पहले हमने पढ़ा ही था, पंचायत, साथ में एक्सटेंशन, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ये कब आया था? एक्ट 1996 में। ठीक है, पेशा एक्ट कब आया था? 1996 में आया। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी। ये कौन लाया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट लाई थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो, समझना, समझने वाली बात यहाँ पे है, इसको क्यों लाया गया? कि जैसा कि हमें पता है कि कुछ ऐसे मामले थे, जो कुछ ऐसे मामले थे जहां पे क्या कहते हैं कि देखो अभी लिखा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट वर नॉट एप्लीकेबल टू द एरिया इनहेबिटेड बाय आदिवासी पॉपुलेशन, जहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे वहां। तो उसके लिए सेपरेट लॉ लाया गया जिसका नाम था पेसा। याद करो अभी हमने बताया था, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है 1996 में। अ सेपरेट लॉ वाज पास्ड एक्सटेंडिंग द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत सिस्टम टू दीज एरियाज मतलब शेड्यूल्ड एरियाज में पहुंचाया गया। ठीक है, मेनी आदिवासी कम्युनिटीज है, हाँ दियर ट्रेडिशनल कस्टम, देखो जो आदिवासी कम्युनिटीज होती हैं उनके अपने अपने परंपरा होते हैं, हाँ उनके अपने परंपराएं होती हैं। मेनी आदिवासी, हाँ कम्युनिटीज हैव दियर ट्रेडिशनल कस्टम्स ऑफ मैनेजिंग कॉमन रिसोर्सेज सच एज, वो अपने फॉरेस्ट को बचाते हैं, वो अपने स्मॉल रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर को बचाते हैं। इन सबको बचाने के लिए मतलब कि उनके ऊपर वो वाला एक्ट नहीं थोपा गया है, तो नया एक प्रकार से लाया गया। देयरफॉर अ न्यू एक्ट प्रोटेक्ट्स राइट ऑफ दिस कम्युनिटी, यानी कि जो पेशा एक्ट आया, ये इनके इनके कम्युनिटीज को मतलब कि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया। जो पेशा एक्ट लाया गया एक्चुअल में,
वो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किनके राइट्स को, जो आदिवासी लोग होते हैं उनके प्रोटेक्ट को। हाँ, ताकि वो अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें, वो अपने हिसाब से वो जैसा चाहे वैसा कर सकें। फॉर दिस पर्पज मोर पावर्स आर गिवन टू ग्राम सभा। तो इसमें क्या हुआ, पेशा में देखो ज्यादा पावर दी, पेशा में और ज्यादा पावर दी गई ग्राम सभा को। वहां पे ग्राम सभा को कम पावर थी। हाँ, नॉर्मल वाले में ग्राम सभा को कम पावर थी, इसमें और ज्यादा ग्राम सभा को पावर दी गई। और दीज एरियाज एंड क्लियर इलेक्टेड विलेज पंचायत हैव टू गेट, जितने भी विलेज पंचायत होंगे उनको बार बार ग्राम सभा से बार 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 चीजें पूछ के करनी ही पड़ेगी। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो लोग चुने गए होंगे, जो ग्राम पंचायत के रूप में जितने भी पंचायत होंगे, जो मतलब कि जो चुने जाने वाले लोग होंगे, वो बार बार ग्राम सभा के, क्योंकि ग्राम सभा के पास ज्यादा पावर होगी, तो ग्राम सभा के कंसेंट के बिना कुछ नहीं करते। ओके। हाँ। द आइडिया बिहाइंड दिस एक्ट इज द लोकल ट्रेडिशंस, मतलब कि जो उनके परंपरा है, उनकी सेल्फ गवर्नमेंट को, उनको प्रोटेक्ट करना है, और साथ में ही प्रोटेक्ट करने के साथ साथ में हमें मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज को भी इंश्योर करना है। तो इस प्रकार से डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखना है और डिसेंट्रलाइजेशन को भी, यानी कि डाइवर्सिटी और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को ध्यान करने के लिए पेशा एक्ट बनाया, कि जिसमें क्या, मैंने क्या बताया, पेशा एक्ट किस लिए बनाया गया, डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखना। पेशा एक्ट किसको किसको इंश्योर करता है, इंश्योर्स डाइवर्सिटी को तो इंश्योर करता ही करता है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन को भी इंश्योर करता है, डिसेंट्रलाइजेशन को भी इंश्योर करता है। इतना बात समझ में है। तो ये बात आपको समझ में आएगी। अच्छा, और इस एक्ट का क्या फीचर था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट का और क्या फीचर था, 73rd अमेंडमेंट का एक्ट और फीचर था कि इन्होंने एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं था, स्टेट इलेक्शन कमीशन बन गए। स्टेट इलेक्शन, पहले केवल एक ही इलेक्शन कमीशन था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन लेकिन इसकी वजह से जो 73rd अमेंडमेंट आया, इसकी वजह से इलेक्टेड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी आए। क्या, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स आ गए। इन्होंने क्या किया, द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाएगी, ताकि इनके चुनाव को कराने के लिए, जो ग्राम पंचायत में जो चुनाव होंगे, स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाएगी। हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। ओके। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। इतना बात समझ में आएगी, समझ में, स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चीजें कराएगी। और बाकी जो चुनाव होते हैं, एमए, सॉरी, एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के चुनाव कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनके कौन कराते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराते हैं। लेकिन लेकिन जो पंचायती राज का जो चुनाव होगा, हाँ, पंचायती राज का जो चुनाव होगा वो कौन कराता है, पंचायती राज का चुनाव जो कराता है वो कौन कराता है, भैया बताओ, कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा वो कराएगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को बनाता कौन है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ध्यान में रख लो, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू पंचायती राज। आगे, अर्लियर दिस टास्क वाज परफॉर्म्ड बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पहले ये कौन काम करता था, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कराती थी, लेकिन अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया। ठीक है। मतलब कि 73rd अमेंडमेंट आने के पहले जब इलेक्शन होता था, जो पंचायती राज का इलेक्शन होता था, तब कौन कराता था, एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो कराता था। लेकिन जब 73rd अमेंडमेंट बन गया तो स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बना। ठीक है। नाउ द ऑफिस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब समझ रहे हो, कि वो खुद अपना डिसीजन ले, लाइक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हाउएवर द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज इंडिपेंडेंट ऑफिसर। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफिसर होता है। और क्या कहते हैं कि इज नॉट लिंक्ड टू, नॉर इज द ऑफिसर अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इंडिया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर का नहीं होता। ये इलेक्शन, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है वो
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होता, उसका कोई ऑफिस का उसके अंडर काम नहीं करता है, समझ में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग होगा, इंडिया मतलब पूरे देश का, स्टेट का अपना इलेक्शन कमीशन होगा। तो जो स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होगा वो क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ साथ में इसमें एक चीज और बनाया, वो था स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब भाई जब, अब बताओ, पंचायती राज बना दिए, उनको पैसे वैसे भी तो देने पड़ेंगे, कि कैसे वो कैसे अपना मतलब कि चलाएंगे, कैसे वो अपना मतलब कि अपने एरिया को डेवलपमेंट कैसे करें, उसके लिए उनको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया। क्या बनाया गया? स्टेट फाइनेंस कमीशन। देखो, द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अपॉइंट द स्टेट फाइनेंस कमीशन वन साइज इन 5 ईयर। हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है, ठीक है। और इसको कौन अपॉइंट करता है? फिर से ध्यान में रखना, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। जैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। वैसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड एग्जामिन, हाँ दिस कमीशन, सॉरी दिस कमीशन वुड एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जामिन करता है कि वो कितना टैक्स ले रहे हैं, उनको कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। इट वुड ऑल्सो रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। जो भी स्टेट के पास में पैसा आता है और लोकल गवर्नमेंट में कैसे रेवेन्यूज, रेवेन्यूज का मतलब जो टैक्स वैक्स आते हैं, उसका पैसे कैसे डिवाइड होता है, किसके किसके बीच में, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, ये सब कौन ध्यान देता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। हाँ, ऑन द वन हैंड एंड बिटवीन रूरल एंड अर्बन गवर्नमेंट में कैसा पैसा खर्च होता है, ये सब भी ध्यान रखें। दिस इनोवेशन इंश्योर दैट अलोकेशन ऑफ फंड्स टू द रूरल और लोकल गवर्नमेंट को इससे क्या होता है कि पता चलता है कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना पैसा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अलोकेशन ऑफ द मनी, अलोकेशन ऑफ द फंड को क्या कहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल मैटर में जो भी क्या कहते हैं कि पैसे का ट्रांसफर कैसे होगा, मतलब पैसे का बंटवारा कैसा होगा, जो भी रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब जो पैसा आया टैक्स के थ्रू आया हो सकता है, हाँ किसी ना किसी के थ्रू आया होगा, तो वो जो पैसा है वो कैसे बटेगा सबके अंदर, मतलब कि अर्बन गवर्नमेंट के पास कैसे रह जाएगा, रूरल लोकल गवर्नमेंट के पास में कैसे जाएगा, और क्या कहते हैं कितना स्टेट गवर्नमेंट के पास में पैसा जाएगा। ये सब हिसाब कौन रखता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पक्का पूरा बढ़िया से समझ में आया हो। फिर से वही बात बोलूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा है, या जितना भी नहीं समझ में आ रहा है, या थोड़ा सा ही पार्ट नहीं समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट मुझे तो नहीं समझ में आया, आप बड़े आसानी से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते, ओके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।